Hi, welcome to Srajan India. Today is 1st of January 2020. Wish you a very happy new year. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Page number 3. What does it mean by DCW, Delhi Commission for Women? ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के एक्ट से फॉर्मेशन हुआ है. इसका पर्पस है टू इन्वेस्टिगेट विमेन सिक्योरिटी एंड क्राइम्स. Then look at here. What does it mean by under trial? See, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको कस्टडी में लिया जाता है और कस्टडी में रहने के बाद उसका ट्रायल के लिए वेट किया जाता है. तो ये जो बीच का फेज होता है दैट इज कॉल्ड अंडर ट्रायल. देन पेज नंबर 4, पेज नंबर 5. सी, अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि एक स्वॉर्म ऑफ लोकुस्ट टिड्डे ग्रासहोपर ने अटैक किया था. दे केम फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान साइड. और ये जो ग्रासहोपर्स थे इन्होंने जो स्टैंडिंग राबी क्रॉप है इसको काफ़ी डैमेज पहुंचाया है. इंडिया में 3 टाइप की क्रॉप सीजन्स हैं. फर्स्ट इज़ रेन्स. रेन्स होता है मतलब खरीफ. विंटर्स में आती है राबी. और जो इन बिटवीन दीज टू सीजन्स हैं वो होते हैं जायद क्रॉप्स. तो ये जो अभी स्टैंडिंग राबी क्रॉप्स है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया था दीज लॉकुस्ट स्वॉर्म्स. तो इसका अभी सर्वे चल रहा है यहाँ पे कि कितना डैमेज हुआ है. डैमेज सर्वे. स्प्रे हाई इंटेंसिटी मैलाथियन इंसेक्टिसाइड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ लॉकुस्ट टू अदर एरिया. ये गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे. पेज नंबर 6. ओडिशा ट्राइबल्स स्टिल सफरिंग फ्रॉम हंगर माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का मीनिंग ये होता है कि जो फूड आपको मिल रहा है वो न्यूट्रिटिव नहीं है और वो फूड सफिशिएंट भी नहीं है. तो उन केसेस में मोस्टली चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं. स्टंटिंग का मीनिंग होता है कि बच्चों की हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रही है. वेस्टिंग मीन्स उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है. और एनीमिया का मतलब होता है हेमोग्लोबिन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है. इन सब को डील करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. इसमें एक पोषण अभियान भी है और इसका पर्पज़ ये है कि बच्चों को, विमेन को, प्रेग्नेंट विमेन को न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड कराना. बट इधर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ओडिशा है और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पर स्टिल माल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. देन पेज नंबर 7. व्हाट इज़ दिस भीमा कोरेगांव? अभी जब आज इसकी 202nd एनिवर्सरी बैटल को प्लान है ऑर्गेनाइज करना. अब ये जो भीमा कोरेगांव है इसका जो हिस्ट्री है वो आता है 3rd एंग्लो मराठा वॉर में. उस टाइम पे 1 जनवरी 1818 में महर वॉरियर्स की लड़ाई हुई थी. पेशवा ये मराठा कॉन्फेडरेसी के पार्ट थे. तो टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री दिस महर वॉरियर्स ने लास्ट ईयर एक एनिवर्सरी बैटल सेलिब्रेट किया था जो वायलेंट हो गया था. तो कीपिंग दैट इन माइंड और जो ऑनगोइंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके कारण ये अभी न्यूज़ आइटम बना है. देन दिस इज़ अबाउट क्रॉप इंश्योरेंस स्कैम. पेज नंबर 8. व्हाट डज इट मीन बाय जीआई टैग? सी, हर एक प्रोडक्ट होता है वो फूड मटेरियल हो या फिर हैंडीक्राफ्ट हो या फिर एनी अदर सच मटेरियल, वो एक जोग्राफिकल एंटिटी बनता है जब उसे एक जोग्राफी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये तिरुमला तिरुपति लड्डू हैं. तो वेन एवर वी हियर दिस नेम कि दिस इज़ तिरुपति लड्डू तो ये ऑटोमेटिकली हमें रिमाइंड कराएगा कि दिस इज़ कम फ्रॉम तिरुमला तिरुपति टेम्पल. अब इसका मिसयूज़ के स्टॉप करने के लिए हम देते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. ये जो जीआई टैग है ये जिस चीज़ को मिला है उससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर जोग्राफी. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर ग्रेटर फ्लैमिंगो. ग्रेटर फ्लैमिंगो इंडिया में ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड एंड टुवर्ड साउथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी. ये नॉन वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN लिस्ट में. ये जो पिंक कलर होता है इनका, डू यू नो ये ऐसे कैसे होता है? दिस पिंक कलर कम्स फ्रॉम क्रस्टेशियंस. ये क्रस्टेशियंस खाते हैं और इनका ये जो नेक होता है ये टर्न्स पिंक. अगर इन्हें फूड नहीं मिला है तो ये पिगमेंटेशन इनका ख़त्म भी हो जाता है. नाउ ये जो फोटोग्राफ है ये लिया है फ्लैमिंगो सीन इन घाटप्रभा रिवर. घाटप्रभा रिवर है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की. नाउ लुक एट दिस heading. He left aircraft engineering to build
पल्लियोडम्स, व्हाट इज दिस पल्लियोडम्स? पल्लियोडम्स होता है स्नेक बोट्स। स्नेक बोट्स कुछ 100-120 फीट लॉन्ग ऐसी लंबी लंबी बोट्स होती हैं और इनका केरला के बैक वाटर्स में बोट रेस काफ़ी पॉपुलर है। एक नेहरू ट्रॉफी है, वो भी इस पल्लियोडम जो बोट्स हैं इसी पे ये ऑर्गेनाइज होती है। अब इसको वल्लम कल्ली भी बोलते हैं। अब ये बैक वाटर्स क्या चीज़ है? सी, ये जो पूरा कोस्ट है टुवर्ड्स अरेबियन सी, दिस इज़ केरला। अब ये केरला की ये जो कोस्ट है ना, ये कोस्ट दिस इज़ पैरेलल टू अरेबियन सी और यहाँ पे ब्रैकिश लगून्स हैं पैरेलल टू अरेबियन सी। ये जो वाटर होता है ये मोस्टली स्टेगनेंट होता है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई इनको हम बैक वाटर्स बोलते हैं। ये एक बैक वाटर्स है, दीज आर पैरेलल टू दी अरेबियन कोस्ट। दे आर वेरी ब्यूटिफुल और इसीलिए जो केरला है इसका टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। देन पेज नंबर 9, 1/5 of country's forest prone to fires. About 21.4% forest covers in India is prone to fires, with forest in the northeastern region and central India being the most vulnerable. ये बताती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। यहाँ पे ये बताया है कि इन द लाइन ऑफ फायर, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, देखो ये सारे रेड हो रहे हैं यहाँ पे, North Eastern region and central part of India have more fire prone areas in the country, close to 30% cover in Mizoram itself, extremely fire prone category, highest in the country. फायर एक बहुत बड़ा थ्रेट है फॉर फॉरेस्ट कवर्स। अभी रिसेंटली आपने अमेज़ॉन फायर के बारे में सुना होगा। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट अभी काफ़ी बिकॉज ऑफ फायर न्यूज़ ये अभी न्यूज़ में थे। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये रेन फॉरेस्ट है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखो तो ये भी एक रेन फॉरेस्ट है। अगर डेसिडुअस, सेमी डेसिडुअस, अरिड फॉरेस्ट में अगर फायर लग रहा है तो अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज वहाँ पे हॉट है और श्रब्स भी, ग्रीनरी कम है, वाटर रिटेंशन कम होगा, तो यहाँ आग लगना तो फिर भी समझ में आता है। रेन फॉरेस्ट जैसे कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्यों फायर्स इतने प्रोमिनेंट हो रहे हैं? इसका रीज़न है मैन मेड कॉजेज़। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा रीज़न है झुम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें जो ट्राइबल्स हैं मोस्टली वो एक फॉरेस्ट पैच को आग लगा के क्लियर करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं और आफ्टर सम ईयर्स वो एक नए पैच में मूव ऑन हो जाते हैं। दिस इज़ झुम कल्टीवेशन। जनवरी और मार्च में the northeast has tropical evergreen forest and unlike the dry deciduous forest of central India, these are not likely to catch fires easily, means these fires are not natural. While the overall green cover has increased in the country, the forest cover in the northeast, particularly in Mizoram, Arunachal and Nagaland, कल हमने रिपोर्ट में भी देखा था, इन एरिया में फॉरेस्ट कवर ड्रॉप हुआ है, which is alarming. Now, the reasons for fire here are man-made, particularly in cases where people visit for forest and leave burning bidi, cigarette stubs and other inflammable material. In cases of natural reasons, the scientists pointed to thunderstorm as the most likely cause. We read कि thunderstorm कैसे होते हैं, clouds होता है, नीचे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्राउंड में भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ से एक स्ट्राइक आ जाएगा, थंडर आएगा, थंडर लाइटनिंग आएगा और बिकॉज उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है तो इससे स्पार्क जनरेट होता है और एट टाइम्स इससे फॉरेस्ट फायर इनिशिएट हो जाती है जब ये थंडर किसी ट्री पे लगती है, ग्राउंड पे। ओके, नाउ दिस इज चंद्रयान 3। रिसेंटली वी हैड चंद्रयान 2 मिशन, वो 95% सक्सेसफुल था। जो मून पे लैंडिंग था वो हार्ड लैंडिंग हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट चंद्रयान 2 वॉज अ सक्सेसफुल मिशन। अब इसका थर्ड पार्ट आ रहा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बाद आएगा गगनयान। गगनयान में हम मैन मेड मिशन होगा, इसमें हम ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएंगे। देन लुक एट दिस, IAF फॉर्मली इंडक्ट्स डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट क्या है? ये एक लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है और इनको ऑटर्स स्क्वाड्रन में इंक्लूड किया गया है। चेन्नई कोस्ट वर्स्ट हिट बाय सी वाटर इंट्रूजन। ये चेन्नई है, चेन्नई में ये है आपका बे ऑफ बंगाल। अब चेन्नई बिकॉज ईस्टर्न घाट में है और ये काफ़ी प्लेन एरिया भी है इधर टूवर्ड्स दी कोस्ट, यहाँ पे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो सॉल्टी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्टी इंट्रूजन फ्रॉम द सी वाटर।
सुप्रीम कोर्ट बैट्स अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे पॉन्ड्स हुए, पार्क्स हुए, ट्री, दीज आर ऑल कॉल्ड community resources. So these are essential to safeguard Article 21. Article 21 is right to life. So government ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर इनवैल्यूएबल कम्युनिटी रिसोर्सेज लाइक विलेज वाटर पॉन्ड्स टू अ फ्यू people for commercialization of the property when many areas of the country perennially face water crisis and access to drinking water is woefully inadequate. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि ये फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हमें इसको स्टैंस लेना पड़ेगा। सो हमने अभी पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसमें इन्होंने आर्टिकल 21 का वाइडर इंटरप्रिटेशन किया है। सो दिस कम्स अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, देन पेज नंबर 10, editorial. See, it is everybody's constitution. So, see, we have read about NPR, NRC, Aadhaar and census report. Now, ये जो अब different versions आ रहे हैं, Citizenship Amendment Act and all, these are basically various interpretation. Let us wait for the Supreme Court or let more clarity comes in, then we'll deal with such type of articles on Citizenship Amendment Act and others. Basics we have covered. Okay, now this is about a group of theocracies. ये फर्स्ट आर्टिकल है इन एडिटोरियल सेक्शन। सी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC के बारे में बात किया है, कोऑपरेशन। अब OIC में 57 मेंबर्स हैं, है ना। इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो है कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ OIC, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज इंडिया have good relations with all Muslim countries. सऊदी, UAE, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, इंडिया के सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ट्रेड बैलेंसेस हैं, फॉरेन रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। ये बात भी नोट करने वाली है कि इंडिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। इंडिया में सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ मुस्लिम्स की है। लैक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम वर्क इन दीज गल्फ कंट्रीज एंड वी हैव अ वेरी कोर्डियल रिलेशंस विद एवरीबडी। स्टिल इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ OIC। नाउ यहाँ पे हमारा हमारी लेट प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने एक मीटिंग को एड्रेस किया था, 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इन अबू धाबी। ये एक इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू था, बट इंडिया को ये प्रॉब्लम है कि the basis of the OIC is a unity between theocratic Muslim states, an idea that India as a secular country with a large Muslim population has never been aligned with. At all cost, India's attempts by the OIC to make statements and abrogate to itself the well-beings of Indian Muslims must be rebuffed as gross interference. The point is, at a times we have seen that this OIC talks about like when इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, तो इससे इंडिया में भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। सो दैट इज़ वाई एट ऑल कॉस्ट अटेम्प्ट्स बाय द OIC टू मेक स्टेटमेंट्स एंड एरोगेट टू इटसेल्फ द वेलबींग ऑफ इंडियन मुस्लिम्स मस्ट बी रिबर्व्ड एज अ ग्रॉस इंटरफेरेंस। इधर भी OIC में हम देखें तो अभी एक पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन दिस सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप एंड दिस इंडोनेशिया मलेशिया लेड ग्रुप। सो दिस इज़ व्हाट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट। देन दिस इज़ अबाउट इन द ग्रिप ऑफ टेरर। सोमालिया में टेरर अटैक है, उसके बारे में बात किया है। दिस इज़ वेइंग इन ऑन द पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन डिबेट एंड दिस इज़ द लेटर्स टू द एडिटर। Then this is the anatomy of anti-CAA protest when hospitals become a theater of police brutality standing up to on-screen abuse, पेज नंबर 12। यहाँ पे बात किया है सेंटर अनवील्स प्लान्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसमें कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट हुए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स आप स्कूल्स, रोड्स, डैम्स, रेलवे लाइंस एंड मेट्रो लाइंस, मतलब आप इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी ग्रोथ में हेल्प मिलता है।
डिफेंस में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरी कैटेगरी होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, पेंशन देना है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराना है। सो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारी ऑपरेशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर इम्पॉर्टेंट, सो आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब आप जो ग्रांट्स देते हो स्टेट को, जो सेंटर ग्रांट्स देती है, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है सेंटर की बुक में। सब्सिडी, फूड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल, दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखो इन जो नॉर्मली गवर्नमेंट का जो डिवीज़न है दोनों एक्सपेंडिचर में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ अराउंड 80% एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ अराउंड 20%, विच इज़ नॉट गुड। इसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। ये बैड फॉर ग्रोथ है और ये वर्स्ट तब हो जाता है जब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेना पड़ेगा। मींस आपके पास सैलरी और पेंशन, सब्सिडी के लिए आपने लोन लिया है इन सब पेमेंट के लिए। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर इकोनॉमी। नाउ इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल फॉर पास्ट सम टाइम। तो गवर्नमेंट ने ये एनर्जी सेक्टर 24.5 लाख crore expected to be invested in power, renewable energy, atomic energy, petrol. These are all capital expenditure. This is the division: road, railways, urban, rural, infrastructure, irrigation, then critical infrastructure, health and education. These all form capital expenditure. This is the right step forward towards having a better economy. Now, this is about जनरल बिपिन रावत टू हेड मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये एक नया डिपार्टमेंट बना है। दिस विल वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो होंगे ये नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र रहेंगे डिफेंस मिनिस्टर के एंड द परमानेंट चेयर रहेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। अभी तक COSC में जो सीनियर मोस्ट चीफ होता था ट्राई सर्विस का, वो COSC को हेड करता था, बट अब जो ये CDS है ये परमानेंट हेड रहेंगे। देन मीनवाइल जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हमारे नए चीफ बने हैं आर्मी के। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बना है ये एक 5th डिपार्टमेंट बना है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर। ऐसे करके ये 5th डिपार्टमेंट बना है DMA। Now, Army, Naval and Air and Defense Staff Headquarters, the Territorial Army, the work relating to the 3 services, procurement exclusive to them except capital acquisition. These all things would be done by this new CDS. Operations, logistics, transport training, support services, communication, repair, maintenance of the 3 services within 3 years of the first CDS assuming office. तो जो पहला CDS है इसको 3 year का term मिला है। Procurement, training, staffing, then establishment of joint theatre command and promoting use of indigenous equipment. Then South Block and shall continue to wear the uniform of the parent service. So Mr. Rawat is coming from army, तो ये army की uniform को continue करेंगे, but CDS would reflect jointness, integration and synergy and officer set. तो इनके जो ranks और badges हैं that will be different, but uniform color would be same. The CDS will have a new peak cap, shoulder rank badges, belt buckle and a new car flag. Then okay, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी है कि CDS post is ambiguous, says COP. Now, what implication does nomenclature principal military advisor to defense minister have in relation to the 3 services chief in terms of military advices? This is talked about कि अभी भी कुछ points हैं जिसमें clarity important है about the role of this new CDS. Now this is NPR trial. NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ±6 मंथ से आप इंडियन टेरिटोरी में रह रहे हो तो यू हैव टू रजिस्टर इन NPR. NCR का मतलब होता है सिटीजनशिप। पॉपुलेशन में से वो लोग जो सिटीजन हैं उनका रजिस्ट्रेशन इधर होगा। आधार मतलब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप जो भी हो, what is the proof, what is the identification proof, तो that is आधार, your biometrics. Then census एक 10 year process होता है जिसमें हम different data हम collect करती है government in every 10 years. Now rail travel to turn dearer. Dearer means pricey, costly.
अब जो ऑपरेशन कॉस्ट है रेलवे का वो अराउंड 98% है, मतलब 100 रुपये कमाने के लिए उसे 98 पॉइंट समथिंग रुपये खर्च करने पड़ते हैं। रिसेंटली रेलवेज़ ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी अभी ट्रायल रन चल रहा है, दे विल गेट इनॉग्रेटेड सून। द पर्पज इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ रेलवेज। This was page number 12. Now this is page number 13. China welcomes decision to include Huawei in 5G trial. Huawei जो है इसका नाम आया था बिकॉज इसको एक तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की बैकिंग भी है, प्लस यूएसए में Huawei मेड इक्विपमेंट्स को बैन कर दिया था बिकॉज इसमें कुछ उन्होंने इरेगुलरिटीज़ मिला था, स्पाइंग, एस्पियोनेज एट्सेट्रा। 5G एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हमारे यहाँ भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि हमने Huawei को अलाउ करके ये डिसीज़न करेक्ट है या नहीं है। 5G की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसमें स्पीड बहुत इंप्रूव होगा 100 टाइम्स और लेटेंसी कम हो जाएगी। लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन द टू डिवाइसेस टेक्स टू टॉक टू ईच अदर। इससे ऑटोमोटिव ड्राइविंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, देन एजुकेशन, इन सब में बहुत फ़ायदा होने वाला है 5G से। NJAC एक आया था टू अपॉइंट द जजेस ऑफ कोर्ट्स। अब देखो इंडिया में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। लेजिस्लेटिव बनाते हैं कानून, एग्जीक्यूटिव उस कानून का फॉलो करते हैं और जो जुडिशरी है वो उस कानून को टेस्ट करती है। ये जुडिशरी है, ये इंडिपेंडेंस है। अब जो NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस था और ये अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव्स का भी रोल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वाश कर दिया कि जो जुडिशरी है वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बट जिन्होंने क्वाश किया था, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अल्ट्रा वायरा डिक्लेयर किया था, उन्होंने अब कहा है कि क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस और नॉट, बिकॉज देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ चेक एंड बैलेंस। इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है इफ़ यू टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ जजेस, अनटिल उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस इज़ नॉट गोइंग ऑन, आप जजेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। देन दिस इज़ अबाउट बांग्लादेश टेलीफोनी शट डाउन इन बॉर्डर एरिया। दिस इज़ US एम्बेसी में अभी अटैक हुआ है इराक में, प्रोटेस्टर्स ने अटैक किया है। इसका बैकग्राउंड क्या है देखो, जो अगेन हम देखें तो जो सपोर्टर्स ऑफ शिया मिलिशिया ब्रीच द आउटर वॉल्स ऑफ द कंपाउंड चैंटिंग डेथ टू अमेरिका। अब जो मुस्लिम्स में भी 2 सेक्ट बहुत बड़े हैं, एक है सुन्नी जो अराउंड 80% पॉपुलेशन है, दूसरा है शियाज जो अराउंड 15% पॉपुलेशन है। सुन्नी का लीडर माना जाता है सऊदी अरेबिया एंड शियाज का लीडर है ईरान। ईरान की USA के साथ अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, रिलेशंस आर नॉट गुड। सो ये जो ईरान है और जो इराक है, इराक में शिया पॉपुलेशन भी है, सुन्नी पॉपुलेशन भी है। तो इट इज़ सपोज दैट ये जो शिया मिलिशिया है इन्होंने फिर US एम्बेसी में अटैक किया है। Now Iran, that is why it is written, Iran will be held fully responsible for that. Now Taiwan passes law to combat China's influence. Do you know the history of Taiwan? देखो ये एक मेनलैंड चाइना है ना। चाइना को बोलते हैं अपन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान है इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब सिविल वॉर हुआ था तो जो मेनलैंड चाइना गया कम्युनिस्ट के पास, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स ताइवान, दैट इज़ एन आइलैंड। ये आइलैंड कुआमिंटोंग यहाँ पे रिट्रीट हुए थे सिविल वॉर में हारने के बाद, और ये बन गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना में ये प्रो डेमोक्रेसी है, और जो चाइना है ये कम्युनिस्ट है। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान काफ़ी डेवलप्ड कंट्री भी है, 15th रैंक है इसकी GDP पर कैपिटा में। तो जो चाइना पे ऐसे एलिगेशंस हैं कि वो यहाँ की डेमोक्रेसी को कल करना चाहता है, और दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। हांगकांग में भी सेम प्रोटेस्ट होते हैं। प्रो डेमोक्रेसी को जब कर्ब करता है चाइना तो फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। बट जो हांगकांग है ये एक UK का पार्ट था, देन UK ने इसे फिर हैंड ओवर किया था चाइना को इन 1997। सो दिस इज़ वन चाइना में दोनों इंक्लूड होते हैं, ताइवान भी आता है और हांगकांग भी आता है, बट इसमें स्टिल पॉलिटिकल पोजिशन इज लिटिल बिट एम्बिगुअस। देन चाइना US विल साइन phase 1 ट्रेड डील ऑन January 15। चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, USA टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, तो चाइना से USA में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, USA इंपोर्ट कर रहा है। बट जब USA का आइटम चाइना में आता है तो वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स लग जाते हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पे भी बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और इससे शुरुआत हुआ ट्रेड वॉर बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़। अब ये ट्रेड डील करने की बात कर रहे हैं ताकि ये जो ट्रेड वॉर है इसको
एंड किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट टैरिफ। देन पेज नंबर 15, हियर इट इज़ रिटन करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज टू 0.9% ऑफ GDP। देखो, ट्रेड होता है, ट्रेड में एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है। एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहा है मतलब आप पैसे देके चीज़ों को बाहर से लेके आ रहे हो। जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो डिफरेंस होता है उससे बनता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये शॉर्टफॉल को बताता है दोनों का। करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शॉर्टफॉल को बताता है। अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस है मींस एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, डेफिसिट मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। नाउ करंट अकाउंट जो होता है ये ट्रांजेक्शन्स है, ऑल ट्रेड्स, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर्स, इन सब का करंट अकाउंट डेफिसिट एक अकाउंट होता है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, बट करंट अकाउंट डेफिसिट में पेमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल डिप्लॉयड ओवरसीज भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक घर है USA में, वो मैंने रेंट पे दिया, रेंट से जो पैसा आ रहा है वो भी मैं टुवर्ड्स CAD में इंक्लूड करूँगा, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इंक्लूड नहीं होगा। नाउ टू बूस्ट एक्सपोर्ट, अब इंडिया में डेफिसिट होता है मीन्स हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंपोर्ट को कम करने के लिए हम मेक इन इंडिया पॉलिसी लेके आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इंडिया में ही बनाएं, इंपोर्ट नहीं करना पड़े। हमको एक्सपोर्ट बूस्ट करना है, इंपोर्ट कम करना है। जो क्रूड ऑयल है ये इंपोर्ट का बहुत बड़ा सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा सेक्शन है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत बड़ा सेक्शन है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। Then this is about fiscal deficit. It's 115% of budget estimate still now. सरकार के पास रेवेन्यू होती है मतलब पैसे आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं जो सरकार खर्च कर रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है फिस्कल ईयर में दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। और ये जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं से तो पैसे आने पड़ेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड बोरोविंग। तो अभी क्या हुआ, ड्यू टू स्लो डाउन द GST कलेक्शन हैज़ ऑल्सो बीन सबड्यूड पुटिंग प्रेशर ऑन द ओवरऑल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एफर्ट टू द गवर्नमेंट। पैसे कम आ रहे हैं और खर्चे तो ज़्यादा हो ही रहे हैं, इसलिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो 115% हिट कर दिया नवंबर में ही। देन EOI क्या होता है? EOI इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एयर इंडिया को सरकार बेचना चाहती है और इसलिए उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड किया है। देन इन Department of Telecom sector is not doing well, so they want to have a talk with DOT. IL&FS क्राइसिस क्या था? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, ये डिफ़ॉल्ट कर गई मतलब पैसे नहीं दे पाई, टाइम पे नहीं दे पाई बिकॉज उसके पास लिक्विडिटी नहीं थे। तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट आया और इकोनॉमी को एक जोल्ट लगा। हमारे रिलायंस रिटेल ग्रॉसरीज में आना चाहती है। सो दिस वॉज पेज नंबर 15, दिस इज़ पेज नंबर 16, this is page number 17 about cars, this is page number 18 sports, and this is again sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.